बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान का अरसा हयात तंग करने, उनको सियासत से निकालने, बल्कि उनको ज़िंदगी से महरूम करने के लिए कौन है जो सरगर्म नहीं है। इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ा बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है, हर हरबा इख्तियार किया जाता है, हर हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इमरान खान की कहीं ना कहीं से नुसरत आ जाती है, जिससे इन लोगों का सारा बयानिया ज़मीन बोस होकर रह जाता है। मौलाना तारक जमील वो इमरान खान की हमायत में बात करते हैं, उन पर शदीद तनकीद होती है, उनकी तज़लील की जाती है, उनकी तज़हीक की जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने ज़मीर के मुताबिक बात करने से बाज नहीं रहते। उनकी तरफ से अब एक बार फिर ये कहा गया है कि इमरान खान में खैर के सिवा कुछ नहीं देखा। मौलाना तारक जमील की मुखालफत पर बहुत से लोग कारबंद हैं, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा मौलाना तारक जमील पर एतमाद करने वाले लोग मौजूद हैं। मौलाना तारक जमील की तरफ से ऐसी बात करने से इमरान खान की ढारस बन जाती है, इमरान खान का बयानिया मजबूत हो जाता है, सियासी तौर पर वो पहले से ताकतवर हो जाते हैं। ये सिर्फ मौलाना तारक जमील की हद तक ही नहीं है, बल्कि इमरान खान जब फंसे होते हैं तो कहीं ना कहीं से उनकी मदद आ जाती है। अब हामिद मीर का इंटरव्यू सामने आया है। पीडीएम की जमातें जो इक़्तिदार में आने से पहले भी जब इंतशार का शिकार थी, इनकी तरफ से यही कहा जाता था कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर पर भारत की तरफ से जारियत की जाती है, आइन में तब्दीली की जाती है, कश्मीर का जोग्राफिया तब्दील कर दिया जाता है। ये बात है 5 अगस्त 2019 की। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत की तरफ से भारत के साथ सारे तल्लुकात ख़त्म कर लिए जाते हैं। कोई तजारत नहीं होती, कोई मुलाकातें नहीं होती, किसी किस्म का भी भारत और पाकिस्तान में तल्लुक बाकी नहीं रहता। इसी दौरान क्या होता है, जनरल कमर जावेद बाजवा की आशीर्वाद से 25 फरवरी 2021 को सीज़ फायर मुआहदा हो जाता है भारत के साथ। यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि जनरल बाजवा की तरफ से मोदी को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी जाती है। ये इन दोनों भी बात सामने आ गई थी। हामिद मीर ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि जनरल बाजवा के साथ हम 25 सहाफ़ियों की मुलाकात हुई। जनरल बाजवा ने इस मुलाकात के दौरान कहा कि हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, भारत बहुत ताकतवर है, हमारे पास टैंक बुसीदा हैं, हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। ये जनरल बाजवा की तरफ से 25 सहाफ़ियों को बताया जा रहा था। इसको ऑफ द रिकॉर्ड रखा गया। जब आप 25 सहाफ़ियों के साथ बात करते हैं तो ये कैसे ज़्यादा देर तक ऑफ द रिकॉर्ड रह सकती है। ये उन दोनों में बातें सामने आ गई थी, लेकिन अब हामिद मीर की तरफ से खुल कर बात की गई है कि जनरल बाजवा ने इस तरह से कहा था। हामिद मीर कहते हैं कि जनरल बाजवा नोबेल इनाम हासिल करना चाहते थे। इनकी तरफ से मोदी को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी गई। अप्रैल में दौरा होना था। हुकूमत को पता चलता है, शाह महमूद कुरैशी को बताया जाता है, वो भागे भागे इमरान खान के पास गए, वज़ीर आज़म को बताया। इमरान खान ने वफ्द भेजा, जनरल बाजवा को पैगाम भिजवाया कि आप जो कुछ कर रहे हैं, कम अज़ कम आप वज़ारत ख़ारजा को तो ऑन बोर्ड लें। और इसके साथ ही जनरल बाजवा ने जो कुछ वफ्द को बताया वही बातें की जो सहाफ़ियों के साथ की थी कि भारत का हम मुकाबला नहीं कर सकते। ये सारा पैगाम इमरान खान तक पहुंचा तो इमरान खान ने कहा कि मोदी पाकिस्तान नहीं आएगा। ये इमरान खान की तरफ से कहना था, जो जनरल बाजवा के लिए उनकी ज़िंदगी का
सबसे बड़ा सेटबैक था, सबसे बड़ा सदमा था। और यहीं से उनके इमरान खान के साथ इख्तलाफात शुरू हो गए। ये जनरल बाजवा जिसने नोबेल इनाम हासिल करना था, उसको इमरान खान का ये पैगाम पहुंचने के बाद फिर सूरत हाल यकसर बदल गई और कहाँ तक पहुंची? इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे तक। जनरल बाजवा जो नोबेल इनाम हासिल करना चाहते थे, अब मामलात कहाँ तक गए हैं? अब जनरल बाजवा को कोर्ट मार्शल का सामना हो सकता है। जनरल बाजवा नोबेल इनाम के तख्त पर बैठना चाहते थे, अब वो कोर्ट मार्शल के तख्ते की तरफ जा रहे हैं। जनरल बाजवा को कोर्ट मार्शल की तरफ खींच कर लाने वालों में एक फारूक हैदर हैं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा के साथ मेरी मुलाकात हुई। जनरल बाजवा ने मुझे बताया कि भारत ये इक़दाम उठाने जा रहा है, कश्मीर के हवाले से वो अपने आइन में तब्दीली कर रहा है। इस तरह से जुग्राफियाई तब्दीलियाँ हो रही हैं। फारूक हैदर कहते हैं कि मैंने जनरल बाजवा से कहा कि आप फौरी तौर पर हमला कर दें, लेकिन जनरल बाजवा ने इनके सामने भी वही बात रखी जो जनरल बाजवा हुकूमती वफ़द के साथ कर चुके थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एतमाद की बात हो रही है। ये सारा कुछ हुकूमत की तरफ से कहा गया था, हुकूमती हलकों ने ऐसा कहा था। उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अटॉर्नी जनरल ने अपनी हुकूमत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका जब फाइनेंस बिल मंजूर नहीं हुआ तो हुकूमत, इसका मतलब है कि अक्सरियत खो बैठी है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि एतमाद का वोट लेना वज़ीर आज़म के लिए ज़रूरी है। दूसरी सूरत यह है कि आप फिर 21 अरब रुपए जारी कर दें। ये दो रास्ते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से कहा गया कि एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एतमाद का वोट लेना पड़ेगा या फिर आपको 21 अरब रुपए जारी करना पड़ेगा। अगर एतमाद का वोट ये ले लेते हैं, ड्रामेबाजी होगी। एतमाद का वोट लेना आसान होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनको हुकूमती ख़जाने के मुंह खोलना पड़ेंगे, क्योंकि इत्तेहादियों के मुंह बंद करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। एतमाद का वोट इस तरह से ले लेंगे, लेकिन अगर एतमाद का वोट नहीं ले सकते, फिर भी शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा जाने वाली नहीं है। पंजाब में आपको पता है कि किस तरीके से हुआ था। पंजाब में ये फिर बात होने लगी थी कि 186 वोटों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो लोग वहाँ पे मौजूद होंगे उनमें से अक्सरियत जिसके साथ होगी वो वज़ीर आला बन जाएगा। इसी तरीके से शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, इसी तरीके से शहबाज शरीफ अगर एतमाद का वोट नहीं लेते, जैसा कि कहा जा रहा है, अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सदर कह सकते हैं कि एतमाद का वोट लें। शहबाज शरीफ एतमाद का वोट नहीं ले सकते, तो फिर क्या होगा? फिर भी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे, क्योंकि हाउस में मौजूद अक्सरियत उनके साथ है। मियां नवाज शरीफ और उनकी पुत्री अभी तक उम्रा करके सऊदी अरब से लौटे नहीं हैं। वहाँ पे मौजूद थे तो इनकी तरफ से कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है। ये खबर बिल्कुल झूठी निकली है। तस्वीरें भी शाया की गई, तस्वीरें भी दिखाई गई, लेकिन वो तस्वीरें 2016 की हैं, उस वक्त की हैं जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। ये वज़ीर आज़म हाउस की बनाई गई वीडियोज़ हैं, इसमें क़ायद आज़म की तस्वीर वाज़े तौर पर नज़र आती है। ये सारे का सारा ड्रामा इन लोगों की तरफ से किया गया और वहाँ पे इन लोगों को कितना प्रोटोकॉल मिला। शहबाज शरीफ ने वहाँ पे जाना था, शहबाज शरीफ नहीं गए। आप ख़ुद अखबारात को देख लें, मीडिया को देख लें कि कितना वावेला किया जा रहा था कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ इकट्ठे उमरा करेंगे। सऊदी अरब ने पैगाम दिया शहबाज शरीफ को कि सौ बिस्मिल्लाह आप सऊदी अरब आएँ, लेकिन आपको शाही प्रोटोकॉल उस तरीके से नहीं दिया जाएगा। उम्रे के लिए तो सारा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। जब इनको ये पता चला कि वो शाही प्रोटोकॉल इनको नहीं मिलेगा, तो शहबाज शरीफ की तरफ से उम्रा करने से इनकार कर दिया गया। उधर मियां नवाज शरीफ के साथ क्या गुजरी, इसकी
उधर मियां नवाज शरीफ के साथ क्या गुजरी, इस हवाले से जुनैद सलीम की तरफ से एक भी ला किया गया है। वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को मस्जिद नबवी में, खाना काबा में नमाज पढ़ने की, नमाज ईद की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जद्दा आ जाते हैं। जद्दा में भी उनको मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। मियां नवाज शरीफ साहब ने ईद की नमाज अपने घर में, जो बहुत बड़ा घर है, बड़ा कीमती घर है, जद्दे में घर है, वहाँ पे अदा की। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी वहाँ पे दुनिया जाती है, इतने लोग जाते हैं, हर किसी को खाना काबा में और मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की इजाज़त होती है, किसी पर कदगर नहीं होती, लेकिन इनको इजाज़त क्यों नहीं मिली नमाज ईद की? तो उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब की तरफ से, उनके हुक्मरानों की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया कि लोग आपको देखकर गली गली में शोर है कि नारे लगाते हैं, तो उनको रोकना, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। उन पर मुकदमात नहीं बनाए जा सकते, उनको सजाएं नहीं दी जा सकती। इसलिए फिर आप मेहरबानी करें, घर पे रहें। अदालत के मामलात को ये हुकूमत जिस हद तक ले गई है, शहबाज शरीफ कुर्बानी के बकरे बने हुए नज़र आ रहे हैं। कुर्बानी के बकरे नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ढगे नज़र आ रहे हैं। इनकी कुर्बानी होगी, इनको जाना पड़ेगा, इन पर तौहीन अदालत लगेगी। लेकिन ढगे से पहले ये सुना जा रहा है कि दुम्बियों की कुर्बानी होगी। राना सनाउल्लाह फंसेंगे, अता तारड़ फंसेंगे, मोहम्मद अहमद फंसेंगे, और इसके साथ साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा वो फंसेंगी। वो मुंह बट बट के बातें करती हैं, हर बात में चीफ जस्टिस का नाम लेती हैं। तौहीन अदालत की आखिरी सतह पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा अपनी उस्तादनी मरियम नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलते हुए चली जाती हैं। चीफ जस्टिस के हवाले से ऑडियो लीक हुई। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अच्छा हुआ है, दुरुस्त हुआ है, चीफ जस्टिस साहब इसी के सजावार थे। चीफ जस्टिस के हवाले से ऑडियो सामने आती हैं। चीफ जस्टिस के हवाले से ऑडियो सामने आती है, उनकी सास की है और ख्वाजा अहमद तारक रहीम की अहलिया की है। इस हवाले से लोगों की तरफ से अमूमी तौर पर यह कहा जा रहा है कि अच्छा हुआ है, इसी के जस्टिस साहब सजावार थे, इसी के हकदार थे। मैं समझता हूँ कि ऐसा कहने वाले ज़्यादती कर रहे हैं कि जस्टिस साहब के साथ दुरुस्त हुआ है, सही हुआ है। लेकिन ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जज साहब ने अगर इसका पहले बंदोबस्त किया होता, जब ऑडियो पर ऑडियो आ रही थी तो इनकी तरफ से नोटिस दिया गया होता। इनके अपने साथी जजों की ऑडियोज़ आ रही थी, उनके हवाले से उनको बदनाम करने के लिए, उनकी किरदार कुशी करने के लिए। तो उस मौके पर चीफ जस्टिस साहब को खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए थी, नोटिस लेना चाहिए था। लेकिन अब क्या हुआ है, चीफ जस्टिस साहब खामोश रहे, तो फिर ये आग इनके अपने खेमों तक भी आ पहुंची है। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब कोई नोटिस लेते हैं या नहीं लेते, या कोई मामला अदालत में जाता है, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स इस बारे में क्या एक्शन लेती हैं। बाकी लोगों के साथ साथ जज साहबान की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं, ईद भरपूर तरीके से मना ली गई है। अब मामलात कई इनके सामने हैं, देखते हैं कि इस मामले में क्या फ़ैसला होता है, क्या सूरत हाल सामने आती है। लोगों की नज़रें इंतखाबात के हवाले से आज भी अदालत पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन जजों को ब्लैक मेल करने की, इन पर दबाव डालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। देखना यह है कि जज साहिबान ऐसे दबाव से निकलते हैं या फिर कंप्रोमाइज हो जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।